हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट 2024 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखने वाले हैं। तो ये पेपर आपका जो 21 जनवरी 2024 शिफ्ट 2 का है। तो इसमें आज हम लोग हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 21 जनवरी 2024 में जो सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था तो इसका जो है मैथ्स का हुआ, उसके बाद सीडीपी ईवीएस का जो वीडियो अपलोड कर दिया गया। यदि आप लोग नहीं देखे तो आप लोग उसे भी ज़रूर देख ले। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका जो है हिंदी आप लोगों को पता है कि 2 भागों में डिवाइड है, जो कि 15 क्वेश्चन आपका जो है गद्यांश से रिलेटेड रहता है और 15 क्वेश्चन आपका जो है यानी कि पेडागोजी से रिलेटेड रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि गद्यांश को अच्छे से हम लोग पहले पढ़ लेंगे। चलिए एक बार हम लोग साथ में मिल के पढ़ लेते हैं। इस बार मौसम विज्ञानियों ने घोषणा की है, यानी कि मौसम वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि अल नीनो प्रभाव के कारण मानसून कमज़ोर हो रहा है, कमज़ोर रह सकता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तो इस बार जो मौसम वैज्ञानिकों, तो यहाँ पे विज्ञानियों लिखा है, तो मौसम वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि अल नीनो के जो प्रभाव के कारण मानसून जो है कमज़ोर रह सकता है। चैत के महीने में बारिश होने के हालात पर घाग ने यही कहा है कि चैत यानी कि मार्च से अप्रैल के दिनों में अगर बारिश होती है तो वह सावन सूखा जा सकता है। बात सिर्फ इस बार के मानसून की नहीं, अमेरिका में हाल ही में ताज़े पानी के हालात पर एक सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि 2050 तक, कब तक, 2050 तक जो है पानी का सबसे बड़ा संकट भारत में आने वाला है। भारत पर संकट इसलिए है क्योंकि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा। सिर्फ गंगा की बात करें तो 2500 किलोमीटर लंबी यह नदी जो है उत्तराखंड से बंगाल के बीच कई राज्यों से गुजरती है। इसके किनारे पर बसे महानगर, कस्बों और गाँवों को करीब 40 करोड़ की आबादी को पानी से जुड़ी ज़रूरतों को यह पूरा करती है। मतलब गंगा नदी के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। इसके पानी का स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर है। और उसके बाद पर्यावरण वैज्ञानिकों का दावा है कि पिछले 87 साल में 30 किलोमीटर लंबे इस ग्लेशियर का 1.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब हो चुका है। अभी जलवायु परिवर्तन का जो हाल है वह पूरे हिमालय क्षेत्र के खतरनाक माना जा रहा है। भारत के हिस्से वाले हिमालय में 97-75 ग्लेशियर बताए जाते हैं। इनमें से अकेले उत्तराखंड में 968 है। अब अगर इसके पिघलने की रफ्तार तेज होती जाती है तो क्या होगा? अगर इस ग्लेशियर का जो पिघलने का रफ्तार यदि तेज हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा, यही पे यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग गद्यांश को पढ़ लिए हैं। तो इससे रिलेटेड देखिए आपका क्वेश्चन किस प्रकार रहता है। गद्यांश के अनुसार 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट आने वाला है। तो 2050 तक जो है पानी का सबसे बड़ा संकट कहाँ पे आएगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2050 आपका ईस्वी भी दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है, इसमें कहा गया कि 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट भारत में आने वाला है। तो इस तरह से क्लियर है, आपका राइट आंसर भारत हो जाएगा। उसके बाद है अल नीनो का प्रभाव पड़ता है मानसून पर, मानव पर, जलवायु पर, जल स्रोतों पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गद्यांश के अनुसार आपका मानसून बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की नदियों में जल का कम होता जा रहा है, इसका क्या कारण है? भारत में जो नदी है उस नदी का पानी का जो जल स्तर जो है बिल्कुल ही घटता जा रहा है, यानी कि घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसका क्या कारण है कि ग्लेशियर जो है ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहा है। तो ग्लेशियर क्या हो रहा है? तेज़ी से पिघल रहा है, जिसके कारण जल स्तर घट रहा है नदी का। गंगा के किनारे बसे लोगों की आबादी कितनी है? तो 40 करोड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा, वाक्य में रेखांकित पद है। तो धीरे धीरे क्या होता है? क्रिया विशेषण या प्रविशेषण विशेषण क्रिया। तो आप लोग अगर जानते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्रिया विशेषण। उसके बाद है आपका इस ग्लेशियर का 1.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब हो चुका, वाक्य में रेखांकित पद है। ये जो 1.25 किलोमीटर ये क्या चीज़ है? गुणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है या परिणामवाचक? देखिए
तो आपको बताना इसका राइट आंसर। तो 2.25 किलोमीटर तो आपका क्या हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर। पर्यावरण में उपसर्ग और मूल शब्द क्या होगा, तो पर्यावरण जो है आपका क्या बन जाएगा, परि प्लस आवरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो परि प्लस आवरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्लियर है। उसके बाद है आपका गद्यांश में किस संकट की बात की गई है। तो आप लोग अभी गद्यांश को पढ़े, तो गद्यांश में किस संकट की बात कही गई है, तो बिल्कुल क्लियर है, जल संकट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद देखिए फिर आपका जो गद्यांश है इससे रिलेटेड आपका फिर यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। तो इस संसार में सब कुछ अस्थाई है, इस संसार में जितने भी चीज़ है सारे क्या है, अस्थाई है। पाप और पुण्य दोनों इस संसार से संबंधित है, इसलिए पाप और पुण्य भी अस्थाई है। पाप और पुण्य भी क्या है, अस्थाई है। पुण्य सुख देकर और पाप दुख देकर अंत को प्राप्त होता है। लेकिन पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर यह है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। पाप लोहे की जंजीर है, पुण्य सोने की। तो यहाँ पे देखिए क्या पाप और पुण्य के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य क्या है, सोना है। बंधन दोनों में है, लोहे की जंजीर से छूटने का आदमी का मन भी करता है, लेकिन सोने की जंजीर से जो वह बंधा हुआ हो उसको वह बंधन प्यारा लगने लगता है, उसमें उसको धन नज़र आता है और उससे छूटने का मन नहीं करता। इस तरह से यहाँ पे पाप और पुण्य के बारे में, तो पाप को यहाँ पे लोहे का जंजीर बताया गया और पुण्य को सोना बताया गया इस तरह से, और दोनों भी क्या है, अस्थाई है। इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। देखिए यहाँ पे स्वतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा, स्वतंत्र का विलोम आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परतंत्र। आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल क्लियर है। पाप और पुण्य दोनों क्या है, स्वाभाविक, हानिकारक, अस्थाई या अस्थाई। क्लियर है आपका, क्या हो जाएगा, अस्थाई। यहाँ पे भी लिखा गया पाप और पुण्य दोनों जो आपका क्या है, अस्थाई है। उसके बाद पाप और पुण्य दोनों की तुलना क्रमशः किया गया। पाप आपका क्या है, पाप आपका जो लोहे का जंजीर से और पुण्य को आपका जो है स्वर्ण से किया गया है। तो आपका पाप क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 132 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन यहाँ पे लोहे एवं स्वर्ण, तो लोहा और स्वर्ण आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है इस संसार में कुछ भी डैश नहीं है। तो इस संसार में जितना भी चीज़ें हैं, जितना भी वस्तु है, सभी क्या है, सभी अस्थाई, मतलब कुछ भी अस्थाई नहीं है। तो इस संसार की कुछ भी जो है अस्थाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद है गद्यांश के अनुसार पाप और पुण्य क्या है। पाप और पुण्य गद्यांश के अनुसार आपको बताना है दोनों क्या है, बंधन है। दोनों क्या है, बंधन है। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। पुण्य में उसके फल को, पुण्य में उसके फल को, ऑप्शन देखिए 1 में क्या कहता है, किसी दूसरे के लिए उपयोग में ला सकते हैं। प्राप्त करना बहुत श्रम साध्य है। हम स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं, हम स्वीकार करने के लिए बाध्य है। तो पुण्य को जो है हम, यही एक फ़ायदा है कि हम उसे स्वीकार नहीं भी कर सकते। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है कोई भी व्यक्ति किसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकता है। कोई भी आदमी जो है द्वितीय भाषा को जो है किस प्रकार सीख सकते हैं, वही आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है श्रव्य भाषिक विधि के अनुसार संवादों को दोहराना और अभ्यास करना। लक्ष्य भाषा के किसी वाचन पाठ्यक्रम में दाखिल लेकर। ऐसी कक्षा जहां आप व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अध्यापक से सहायता प्राप्त करते हैं। अपने समाज में सहजात वाचकों मतलब यहाँ पे हो गया क्या, मूल भाषा बोलने वाला के सतत संपर्क के माध्यम से। देखिए चौथा ऑप्शन आपका बहुत ही पॉजिटिव है यहाँ पे कि आप द्वितीय भाषा कैसे सीख सकते हैं। जब आप किसी व्यक्ति के, दूसरे व्यक्ति के समाज में संपर्क में रहेंगे तभी आप दूसरे भाषा को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। उसके बाद है यदि बच्चे अपने परिवेश में 2 भाषाओं को बोलना सुनते हैं तो भाषाओं को सुनने के ये अवसर, जब बच्चे जो है अपने परिवेश में 2 भाषाओं को बोलना सुनते हैं तो 2 भाषाओं को सुनने का ये अवसर क्या है, आपको बताना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट है कोई प्रभाव नहीं डालता है, ये गलत बात है। प्रभाव डालता है, बच्चे को नुकसान पहुंचाते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। समझ में भ्रमित करते हैं,
ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे को लाभ पहुंचाते, ये बिल्कुल सही, पॉजिटिव है ऑप्शन। क्वेश्चन भी आपका पॉजिटिव में पूछ रहा, तो इसीलिए ऑप्शन भी आपका पॉजिटिव होगा। बच्चे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। उसके बाद है आपका विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर भाषा के प्रतिमान पैटर्न सीखते हैं, वाक्यों के कंठस्थ कर लेते हैं और सही तरीके से ड्रिल करने पर अपने अध्यापक द्वारा सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त करते हैं। अध्यापक द्वारा क्या किया जा रहा है, तो इस तरह का यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विद्यार्थी जो है अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर भाषा प्रतिमानों को सीखते हैं। जो उसे शिक्षक कुछ मतलब कि जो टास्क दिए है उसको क्या करते हैं, दोबारा मतलब कि पढ़ के उस चीज़ों को याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं। तो इस तरह का ड्रिल, इस तरह का अभ्यास करना जो है यहाँ पे क्या चीज़ मतलब कि दर्शा रहा है, कुल भौतिक प्रतिक्रिया, श्रव्य भाषिक विधि, संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम। तो यहाँ पे श्रव्य भाषिक विधि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है इस प्रकार के पठन के कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य है। शिक्षार्थियों से अपेक्षा रहती है कि वे विषय वस्तु को विस्तार से ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक पढ़ें। जब किसी भी चीज़ें को जो है, किसी भी चीज़ों को जब शिक्षार्थी जो है ध्यानपूर्वक पढ़ता है तो वह क्या होता है, ध्यानपूर्वक पढ़ना मतलब गहन पठन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जब किसी भी चीज़ को अच्छे से पढ़ता है, ध्यानपूर्वक पढ़ता है, तो वह क्या किसके अंतर्गत आएगा, गहन पठन के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद है आपका पाठ के आरंभ में एक अध्यापक ने अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को समूहों में बांटा और कहा कि अभी हाल ही में पढ़े गए समाचार पत्र के रुचिकर आलेखों के बारे में बात करें। बोलने यानी कि वाचन की यह गतिविधि किस लिए है। तो पाठ के आरंभ में अध्यापक ने अपनी कक्षा शिक्षार्थियों को समूह में बांटा और कहा क्या, अभी हाल ही में पढ़े गए समाचार पत्र के रुचिकर आलेख के बारे में क्या करना है, बात करें। तो यह वाचन की गतिविधि किस लिए है। ऑप्शन 1 है निर्देशित मौखिक अभ्यास, मौखिक प्रवाह अभ्यास। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मौखिक प्रवाह अभ्यास हो जाएगा। जो हाल ही में समाचार पत्र में कुछ दिया गया तो उसको फिर से क्या करना हो, पढ़ना है। तो इस यहाँ पे जो है पढ़ने का उद्देश्य क्या हो गया, मौखिक प्रवाह अभ्यास कराना, मतलब कि बोलने के लिए बच्चे को देख के पढ़ने के लिए बच्चे में पारंगत वहाँ पे मतलब उसे निपुण करवाना। तो मौखिक प्रवाह अभ्यास आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा। तो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन 1 में है विकास में कोई संबंध नहीं, ये निगेटिव हो जाएगा। उस संस्कृति और समुदाय से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिनमें बच्चे रहते हैं। तो ये देखिए बहुत ही हद तक आपका जो है बिल्कुल यहाँ पे सही जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उस संस्कृति और समुदाय से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिसमें क्या करते हैं, बच्चे जो है रहते हैं। उसके बाद और भी ऑप्शन है, बट आपका जो है बिल्कुल यहाँ पे जो है 100% सही है ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर 2। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसे डेवलप होता है, जो बच्चे जिस माहौल में, जिस परिवेश में, जिस संस्कृति में, जिस समाज में रहते हैं वहाँ से जो चीज़ों को सीखते हैं वही आपका संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्लियर है। उसके बाद है प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापकों को मुख्यतः किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उचित गति के साथ पठन, वर्णमाला के अक्षरों की पहचान, समझ के साथ पठन, विराम चिन्हों का प्रयोग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समझ के साथ पठन। तो समझ के साथ पठन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो समझ कर पढ़ने पर जो है उसके ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसके बाद है समग्र भाषा उपागम क्या है। समग्र भाषा उपागम क्या है, तो ये आपका अर्थ आधारित आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है एक अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से एक कहानी पढ़ने और उसके बाद 4 चित्रों को क्रम में लगाने के लिए कहा। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है। एक अध्यापक जो है कक्षा 5 के विद्यार्थी है, उसको शीघ्रता से कहानी पढ़ने के लिए कहा
उस कहानी के पढ़ने के बाद उसे क्या बोला गया कि 4 चित्र को जो है क्रम में लगाइए। पहले कौन सा चित्र होगा, फिर उसके बाद कौन सा चित्र होगा। तो किस आधार पे, उस कहानी को पढ़ने के बाद इस तरह का चित्र का क्रमबद्ध, मतलब कि क्रम को सीरियली लगाना है। तो पहला है विशिष्ट सूचना जानने के लिए पठन का अभ्यास करवाना, कहानी में आए नए और कठिन शब्दों का पुनरावृत्ति, चित्र कार्डों को क्रम से लगाना, सारांशीकरण के लिए पठन अभ्यास करवाना। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चे जब कहानी को पढ़ लेंगे उसके बाद उस कहानी के अकॉर्डिंग जो है चित्र का क्या करेंगे, क्रम मतलब कि लगाएंगे। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना। उसके बाद है आपका भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। ये बिल्कुल सही बात है। भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होकर जो है, यानी कि जन्म से लेके कब्र तक वह चलती है। जब तक जीवन रहता है तब तक आपका जो है भाषा प्रक्रिया जो आपके साथ साथ रहता है। तो इस कथन से जो है बिल्कुल क्या है, हम सहमत हैं। तो मैं इस कथन से पूरी तरह से सहमत हूँ। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका बुनियादी चरण में आकलन के उपागम और प्रक्रियाओं की अभिकल्पना इस तरह होनी चाहिए। तो बुनियादी चरण में आकलन के उपकरण और प्रक्रियाओं का अभिकल्पना किस तरह होना चाहिए, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या, जो बच्चे अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो जो बच्चे अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके, ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं। शिक्षार्थी जो भी है वह व्याकरण का नियम और शब्द संपदा जो भी है, तो वर्ड पावर, उसको जो है कंठस्थ कर रहे हैं। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है। भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस प्रकार या किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा व्याकरण अनुवाद, ऑप्शन नंबर 2। तो शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और वर्ड पावर को कंठस्थ कर रहा और अधिकांश कार्य बच्चे मातृभाषा में कर रहा। भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो यह व्याकरण अनुवाद आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद है आपका कक्षा में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ श्रव्य पुस्तकें और छोटे बच्चों को स्पर्शग्राही योग्यताओं का इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें होनी चाहिए। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके मुद्रित आधारित, मतलब कि चित्र वाला पुस्तक उसको दिया जाना चाहिए। उसके साथ साथ श्रव्य पुस्तकें, छोटे बच्चों को स्पर्शग्राही, मतलब कि वह जो बच्चे जो है अपने चीज़ों को छू करके, किताबों को छू करके वैसा चीज़ उसे जो है इस्तेमाल करने के लिए देना चाहिए। तो इसका देने का क्या तात्पर्य है वही आपको बताना है। फर्स्ट है विविधता वाले शिक्षार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती है, अध्यापक पर अधिक बोझ नहीं डालती है, कक्षा में विविधता आती है और बच्चे विविधता बहुत पसंद है, यह अध्यापकों के आकलन के विभिन्न पुस्तकों का प्रयोग करने की स्वायत्तता देती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका विविधता वाले शिक्षार्थी अधिक सुलभ होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा बाल साहित्य पाने की है। इस चुनौती को दूर करने के लिए, तो पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा बाल साहित्य पाने की है। इस चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल साहित्य जो है, बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता, जिससे पठन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक अच्छी वाचन गतिविधि वह है जिसमें, एक अच्छा वाचन यानी कि गतिविधि क्या है। तो अच्छा वाचन गतिविधि हम उसे कहेंगे जिसमें शिक्षार्थी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोग अभी तक यदि नहीं किया है एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब, तो आप लोग ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।